बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 28। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नमाज शुक्र अदा की और समंदर की तरफ देखा। फिर वो अपने तीर अंदाजों से मुखातिब हुआ, जिनकी तादाद 100 के करीब थी। बाकी तीर अंदाजों को फ्रैंक्स की इशरतगाह की निगरानी पर छोड़ दिया गया था। तुम अपनी अपनी कमानें चढ़ा लो, हो सकता है कि ये जहाज हमारे ना हो, दुश्मन के हों। हम अपनी आंखों पर उस वक्त तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि ये फासले मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाते। अपने अमीर का हुक्म सुनकर तीर अंदाजों ने तीर जोड़ लिए और कमानें खींच ली। थोड़ी देर बाद ही पहला जहाज किनारे से आ लगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे छोटा भाई मलिक तकीउद्दीन उमर जहाज के अर्शे पर खड़ा था। उसने बड़े भाई को देखकर इंतहाई पुरजोश अंदाज में नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी और दूसरे फौजी सालारों ने भी नाराए तकबीर बुलंद किया। अब तीर अंदाजों को यकीन आ गया था कि वो उनके अपने ही जहाज हैं, इसलिए उन्होंने कमानें नीची कर ली। फिर यके बाद दीगरे 20 जहाज और किनारे तक पहुंचे। उन जहाजों में तकरीबन 5000 सिपाहियों के साथ सामान रसद भी मौजूद था। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहरी बेड़े में 100 जहाज थे। 50 जहाज तरतूसा पहुंच चुके थे और बाकी दीगर समंदरी इलाकों की निगरानी पर मामूर थे। अब मलिक आदिल और दूसरे फौजी सालारों की समझ में आ चुका था कि उनके अमीर की जंगी हिकमत अमली क्या थी, वो किस अंदाज में मंसूबाबंदी करता था और उसकी आंखें कितनी दूर तक देखती थी। ताजादम फौजी दस्ते, असला और सामान रसद आ जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का सारा इस्तराब खत्म हो गया था और अब वो निहायत पुरसकून नजर आ रहा था। वाली मिस्र ने अपनी जगह तय कर लिया था कि अगर ईसाई अफवाज ने तरतूसा को बचाने के लिए पलट कर हमला किया तो वो बेदरेग आगे बढ़कर तराबलस पर कब्जा कर लेगा। फिर यलगार करता हुआ शाम की हदूद तक पहुंच जाएगा, जहां उसका शुजा और जांबाज भांजा फरुख शाह बेचैनी के साथ अपने मामू के नए हुक्म का इंतजार कर रहा था। तरतूसा के दिफाई इंतजामात मुकम्मल करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उन फ्रैंक्स की तरफ मुतवज्जे हुआ जो अपनी इशरतगाह की हिफाजत करते हुए गिरफ्तार किए गए थे। उन सलीबी फिदायीन की तादाद 100 के करीब थी। सलाहुद्दीन ने उन तमाम फ्रैंक्स को एक वसी कमरे में तलब किया और उन सब से एक ही सवाल पूछा, मुझे बताओ कि इस इमारत में कितनी सुरंगें हैं, कितने जमीन दोज तहखाने हैं और कितनी खुफिया कमीन गाहें हैं। वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी का लहजा मामूल से ज्यादा नरम था। हम कुछ नहीं जानते। बैक वक्त कई फ्रैंक्स बोले, हमें तो सालार आयरस ने सिर्फ इमारत के दरवाजों पर खड़े होने और उनकी हिफाजत करने का हुक्म दिया है। हम इस राज से बिल्कुल बेखबर हैं कि इमारत के अंदर कितने कमरे हैं और जमीन के नीचे क्या है। हम तो महज एक अदना खिदमतगार हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ्रैंक्स की बातें बहुत तहम्मुल के साथ सुनी और गौर से उनके चेहरों का जायजा लेता रहा। उस मौके पर वाली मिस्र को शेखुल जिबाल और उसके आदमखोर हशाशीन याद आ गए थे, जिन्होंने बड़ी सादगी और मासूमियत से कहा था कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, वो तो सिर्फ शेखुल जिबाल के अदना तरीन गुलाम हैं। कमोबेश फ्रैंक्स भी अपने सालार आयरस के बारे में उसी किस्म की बातें कर रहे थे, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी माज़ी करीब में हशाशीन के हवाले से एक हैरान कुन तजर्बे और मुशाहिदे से गुजर चुका था। इसलिए उसने फ्रैंक्स के बयानात पर जरा भी एतबार नहीं किया। मैं तुम्हें सच बोलने का पहला और आखिरी मौका देता हूं, बार बार सवाल करना मेरी आदत नहीं। अब की मर्तबा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लहजे से एक हुक्मरान का जलाल भी नुमाया था और सख्ती भी। मेरी तरफ से सच बोलने वालों के लिए सबसे बड़ा इनाम यह होगा कि उनकी जान बख्श दी जाएगी, चाहे वो कितने ही गुनहगार हों। इससे पहले कि कोई फ्रैंक्स वाली मिस्र के सवाल का जवाब देता, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी फिदायीन को आखिरी बार तनबीह करते हुए कहा, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि मुझे झूठ से शदीद नफरत है। फ्रैंक्स ने वाली मिस्र के अल्फाज की गहराई को समझने की जरा भी कोशिश नहीं की और पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत एक ही राग अलापते रहे, हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं मालूम। फ्रैंक्स का जवाब सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी फिदायीन से दूसरा सवाल नहीं किया और वो तेजी से उठकर खड़ा हो गया। फिर अपने सिपाहियों से इंतहाई सर्द लहजे में मुखातिब हुआ, इन्हें इतना मारो कि इनकी जबानें बाहर निकल आएं। और फिर वो सारे राज खोल खोल कर बयान करने लगे। ये कहकर वाली मिस्र तेज कदमों के साथ उस कमरे से निकल कर चला गया। फिर चंद लम्हे बाद ही पूरा कमरा इंसानी चीखों के शोर से गूंज उठा।
मिस्री सिपाही सलीबी फिदायीन के जिस्मों पर ताजियानों की बारिश कर रहे थे। कुछ देर बाद ही चंद फ्रैंक्स तो ज़रबात की ताब ना लाकर बेहोश हो गए और कुछ की जबानें वाक़ियतन बाहर आ गईं और फिर उन जबानों ने इशरतगाह के सीने में छुपे हुए सारे राज खोल दिए थे। सालार आयरस की इशरतगाह शेखुल जिबाल की खुफिया पनाहगाह की तरह बहुत ज्यादा पेचीदा और पुरअसरार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां कई जमीन दोस्त तहखाने थे जिनमें शराब का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था। कई कमरों में तरतूसा और उसके गिरदो नवाह से अगवा करके लाई जाने वाली मुस्लिम दोशीज़ाएं कैद थी। इसके अलावा जेर जमीन एक तवील सुरंग थी जो तरतूसा को तराबलस से मिलाती थी। फ्रैंक्स का सालार आयरस उसी सुरंग के जरिए तराबलस जाया करता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी तौर पर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो दूर तक मजबूत पत्थर रखकर इस सुरंग को बंद कर दें। फिर वाली मिस्र उन मजलूम मुस्लिम दोशीज़ाओं की तरफ मुतवज्जे हुआ जो खौफे रुसवाई और शिद्दत गम से निढाल हो रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उन तमाम लड़कियों को अपने सिपाहियों की निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा दिया। इस दौरान में फ्रैंक्स का सालार आयरस कई बार सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका था, मगर वाली मिस्र ने उसकी इल्तिजा को एक फकीर की सदा के बराबर भी हैसियत नहीं दी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस कदर तेज रफ्तारी से शहर के इंतजामी अमूर को तकमील तक पहुंचाया था कि अब तरतूसा पर उसका कब्जा मुस्तहकम भी था और महफूज भी। उसके साथ ही वाली मिस्र ने नई इम्कानी जंग के सारे दिफाई इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए थे। अब वो सलीबियों के इलाके में रहकर भी उनके खिलाफ एक भरपूर जंग लड़ सकता था। फिर जैसे ही तरतूसा के इंतजामी अमूर मुकम्मल हुए, सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तला दी गई कि शाह आर्मीनिया का सफ़ीर मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ये इत्तला पाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत हैरत हुई। फिर उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम उभर आया। उसने अपने खादिम खास को हुक्म दिया कि शाह आर्मीनिया के सफ़ीर को उस कमरे में बिठाया जाए जहां कुछ दिन पहले फ्रैंक्स का सालार आयरस रहा करता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की खास आदत थी कि या तो वो मिलने से इनकार कर दिया करता था, लेकिन अगर किसी मेहमान से मुलाकात का वादा कर लेता था तो आने वाले को एक लम्हे के इंतजार की भी जहमत नहीं देता था। मगर वाली मिस्र ने अपनी आदत के खिलाफ कई घंटे तक शाह आर्मीनिया के सफ़ीर को इंतजार कराया। फिर जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो ईसाई सफ़ीर बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था और उसके चेहरे से नागवारी का रंग नुमाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते ही शाह आर्मीनिया के कासिद ने शिकायत आमेज लहजे में कहा, वाली मिस्र को ये बात जेब नहीं देती कि वो अपने मेहमान को इतना इंतजार कराए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतहाई ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए जवाब दिया, आने वाले को मालूम होना चाहिए कि वो वाली मिस्र का बुलाया हुआ मेहमान नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के लहजे से गरूर व तकब्बुर की बजाय इस्तेकामत और बेनियाजी का रंग झलक रहा था। चूंकि मेहमान बगैर बुलाए आया है, इसलिए उसे खुद इंतजार करना पड़ेगा कि मेज़बान कब अपने कामों से फारिग होता है। वाली मिस्र की बेरुखी का ये अंदाज देखकर शाह आर्मीनिया के सफ़ीर का चेहरा उतर गया और उसने अंदाजा कर लिया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के इरादे कुछ और हैं। फिर भी उसने अपने होंठों पर एक जबरी और अय्यार मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, शाह आर्मीनिया रोपन ने वाली मिस्र की सेहत और सलामती के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया है। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी दुआगो हूँ कि हक़ ताला उन्हें भी हिदायत के साथ सेहत अता करे ताकि वो अपनी रियाया के हकूक़ की निगहबानी कर सकें। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब बहुत मानी खेज था, जिसे आर्मीनिया का सफ़ीर समझने से कासिर रहा और फिर वो फौरन ही अपनी आमद का मकसद बयान करने लगा। शाह रोपन की दिली ख्वाहिश है कि आर्मीनिया और मिस्र के दरमियान एक तवीलुल मियाद सुलह का मुआहिदा हो जाए ताकि दोनों ममालिक तरक्की की राह पर गामजन हो सकें। अभी आर्मीनिया के सफ़ीर की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे टोक दिया, मिस्र और आर्मीनिया के दरमियान ना कोई जंगी फिजा है और ना कोई तनाज़े, फिर सुलह का मुआहिदा क्या मानी रखता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुख्तसर तरीन अल्फाज में एक दलील देकर आर्मीनियाई सफ़ीर को लाजवाब कर दिया था। शाह रोपन का नुमाइंदा कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। बिलाखिर उसे दिल की बात कहनी ही पड़ी। दरअसल शाह आर्मीनिया तरतूसा पर इस्लामी फौज के कब्जे से परेशान है। ईसाई सफ़ीर की बात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर शदीद नागवारी का रंग उभर आया। शाह आर्मीनिया को सिर्फ इतना याद है कि इस्लामी फौज ने तरतूसा पर कब्जा कर लिया है। उन्हें यह खबर नहीं कि मैं अपने आप को हलाकत में डालकर समंदर का सीना चीरता हुआ यहां तक क्यों आया हूं। यकायक वाली मिस्र का लहजा इंतहाई तल्ख हो गया था। यह मेरा और शाह रेमंड का बराह रास्त मामला है।
जब तक शाह यरूशलेम अपने जारहाना रवैये और तौहीन आमेज सलूक पर वाज़ेह अल्फाज में माफ़ी नहीं मांगेगा, उस वक्त तक किसी ईसाई रियासत से सुलह के मौजू पर गुफ्तो शुनीद नहीं हो सकती। ये कहते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी उठकर खड़ा हो गया। वाली मिस्र का दो टोक जवाब सुनकर आर्मीनियाई सफ़ीर भी खड़ा हो गया। उसके चेहरे से शदीद परेशानी का इजहार हो रहा था और शाह आर्मीनिया की ये ख्वाहिश भी है कि सालार आयरस को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। इसके बदले में आर्मीनिया की हुकूमत फिदिये की मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। शाह रोपन की फराख दिलाना पेशकश सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के होंठों पर बेसाख्ता तबस्सुम उभर आया। फिर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, अभी मैंने सालार आयरस की फरोख्त का फैसला नहीं किया है। जब नीलामगाह सजाई जाएगी तो शाह आर्मीनिया, शाह यरूशलेम और जितने भी ईसाई शहंशाह हैं वो सब मिलकर उसकी बोली लगा सकते हैं। ये कहकर वाली मिस्र तेजी के साथ कमरे से निकल गया। अपनी नाकामी पर आर्मीनिया के सफीर का सुर्खो सफेद चेहरा धुआं होकर रह गया था। शाह रोपन के कासिद के जाने के बाद तराबलस का सफीर तरतूसा पहुंचा। उसने भी अपने हुक्मरान एडम की तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुलह के मुआहदे के साथ सालार आयरस की रिहाई के लिए बहुत बड़ी रकम की पेशकश की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आर्मीनियाई सफीर की तरह तराबलस के सफीर को भी सख्त लहजे में वही जवाब दिया, जब मैं सालार आयरस को बेचूंगा तो हाकिम तराबलस को भी इत्तला दे दी जाएगी। फिर जब ये दोनों ईसाई सफीर जिल्लत आमेज नाकामी के बाद अपनी अपनी रियासतों में वापस पहुंचे तो एशियाई कूचक की सलीबी ममलुकतों में एक हंगामा सा बरपा हो गया। शाह यरूशलेम रेमंड अपने सर के बाल नोच रहा था और फ्रैंक्स के सालार आयरस का नाम लेकर मुगल्लजात बक रहा था, क्योंकि उसी के जोर देने पर सुलहनामे के टुकड़े करके मिस्र भेजे गए थे और अपनी उसी तौहीन का इंतकाम लेने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तरतूसा पर कब्जा किया था। फ्रैंक्स की शिकस्त फाश और आयरस की गिरफ्तारी पर शुरू में तो रेमंड ने जश्न कैफो निशात मनाया था कि यह जहरीला कांटा हमेशा के लिए उसके रास्ते से दूर हो गया, मगर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नई सुलह की ये शर्त रखी कि रेमंड अपने तर्ज अमल पर खुले अल्फाज में माफी मांगे तो वो पागल सा हो गया। फिर रेमंड उसी बदहवासी के आलम में शहंशाह बाल्डोन चहारम के कमरे में पहुंचा, जहां खानदान शाही के दीगर अफराद भी जमा थे। जब रेमंड ने शहंशाह बाल्डोन के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी की शर्त पेश की तो बाल्डोन और शाही खानदान के तमाम अफराद ने बैक जबान कहा, चाहे तुम्हें 1000 बार सलाहुद्दीन अय्यूबी से माफी मांगनी पड़े, मगर सालार आयरस की रिहाई बहुत जरूरी है। वो और तमाम सलीबी फिदायीन हमारा सबसे कीमती सरमाया है। एक बार फिर रेमंड को शाही खानदान के सामने जलीलो ख्वार होना पड़ा। अगर उसमें जरा भी गैरत होती तो वो इस्तीफा देकर यरूशलेम से चला जाता, लेकिन रेमंड इंतहाई दर्जे का बेहया इंसान था। इक्तदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश ने उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। सिफारती मुहिम जोई एक बार बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी, उसका दोबारा आगाज किया गया। अब की मर्तबा आर्मीनिया और तराबलस के कासिदों के साथ यरूशलेम का सफीर भी तरतूसा पहुंचा। फिर तवील मुज़ाकरात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान ये बात तय पा गई कि तमाम ईसाई रियासतें मिलकर सालार आयरस के फिदिये और तावाने जंग के तौर पर 30 लाख दिनार अदा करेंगे। तमाम ईसाई सफीरों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतालबात मान लिए और फिर तय पाया कि समीसात के मकाम पर आर्मीनिया, तराबलस, अल जजीरा, मौसल, हल्ब और यरूशलेम के हुक्मरान जमा होंगे। उसके बाद एक नया सुलहनामा तैयार किया जाएगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की बड़ी फतह थी। ईसाई सफीर तरतूसा से वापस जाकर उस खसूसी इजलास की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म पर सालार आयरस को कैद खाने से निकालकर तरतूसा के गली कूचों में फिराया जा रहा था। बड़ा ही रुस्वाकुन और इबरतनाक मंजर था। सालार आयरस का मुंह काला करके उसे एक खच्चर पर बिठा दिया गया था। वाली मिस्र के नकीब तरतूसा के हर मुसलमान घर के सामने ऐलान करते फिर रहे थे, लोगो आओ और सालार आयरस से अपनी जिल्लत और रुसवाई का इंतकाम लो। नकीबों की सदाएं सुनकर तरतूसा की मुसलमान औरतें, मर्द, बूढ़े और बच्चे अपने अपने घरों से निकल आए थे। सालार आयरस अपने स्याह चेहरे के साथ सर झुकाए हुए खच्चर की पुश्त पर सवार था। अगर तरतूसा के मुसलमानों का बस चलता तो वो अपनी इज्जत व आबरू के कातिल की इस तरह बोटियां कर देते जैसे गिद्ध, चील और कव्वे किसी मुर्दा जानवर का गोश्त नोच नोच कर खाते हैं। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुक्म था कि सालार आयरस के जिस्म को कोई गजन ना पहुंचे। वैसे तरतूसा के मुसलमान जिस तरह चाहें इस सफेद फाम दरिंदे को जलीलो रुसवा करें,
नतीजतन तमाम औरतें, बूढ़ों और बच्चों ने जी भर के सालार आयरस के जिस्म पर थूका और बार बार उसके काले चेहरे पर जूते मारे। सालार आयरस हज़ियानी अंदाज में चीख रहा था, सलाहुद्दीन, तुझ पर मुकद्दस बाप और बेटा मिलकर अपना कहर नाजिल करें। अगर तू मर्द है तो मुझे शमशीर के एक वार में कत्ल क्यों नहीं कर देता? मेरे साथ ये कैसा खेल खेल रहा है? जैसे ही सालार आयरस की बात मुकम्मल हुई, सलाहुद्दीन अयूबी के एक सिपाही ने सलीबी फिदायीन के कायद के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिसके नतीजे में सालार आयरस खच्चर की पुश्त से नीचे गिर पड़ा। फिर फौरन ही कुछ सिपाहियों ने उसे पकड़कर दोबारा खच्चर पर बिठाया। तू कैसा मर्द है जो मुसलसल जिल्लतें बर्दाश्त कर रहा है? उसी सिपाही ने चीख कर कहा जिसने सालार आयरस के मुंह पर थप्पड़ मारा था। अगर तुझ में जरा भी गैरत होती तो कैद खाने की दीवारों से सर टकरा टकरा कर मर जाता, मगर अपना मुंह काला नहीं होने देता। मजबूर हूं, सालार आयरस ने पागलों की तरह चीखते हुए कहा। सालार आयरस की उस चीख के जवाब में तरतूसा के एक मुस्लिम नौजवान ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह ताला तुझे इतना मजबूर कर दे कि तू दिन रात अपने मरने की दुआएं करे और मौत भी तुझे कबूल ना करे। फिर जब सालार आयरस की रुसवाई का तमाशा मुकम्मल हो चुका तो फिर उसे दोबारा कैद खाने में पहुंचा दिया गया। अब सलाहुद्दीन अयूबी के हुक्म पर सालार आयरस के जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़ी जा रही थी और उसकी चीखों से फ्रैंक्स की इशरतगाह के दरो दीवार गूंज रहे थे। और दूसरी तरफ ईसाई और मुस्लिम रियासतें मिलकर उस खसूसी इजलास की तैयारियां कर रही थी जिसमें सलाहुद्दीन अयूबी को शरीक होना था और शाह यरूशलेम रेमंड को वाली मिस्र से अपने गुस्ताखाना सलूक की माफी मांगनी थी। 2 अक्टूबर 1180 एशियाई कूचक की तारीख में एक यादगार दिन था। दुनिया भर के तमाम गैर जानिबदार मौरखीन उस दिन को सलाहुद्दीन अयूबी का दिन करार देते हैं, इसलिए कि वाली मिस्र ने कबल वक्त अपनी शराइत मनवाने के बाद ही उस खसूसी इजलास में शिरकत करने का वादा किया था। समीसात का इलाका उस वक्त एशियाई कूचक में सियासी सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज था। दूर दूर तक यरूशलेम, हल्ब, मोसल, अल जजीरा, तराबलस, आर्मीनिया और कुनिया के फौजी दस्तों ने हिफाजती इंतजामात के तहत उस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया था ताकि इजलास के वक्त किसी किस्म की बदनज़मी और इंतशार का इम्कान बाकी न रहे। खुद सलाहुद्दीन अयूबी ने भी अपने हकीकी भांजे फर्रुख शाह को लिख भेजा था कि वो एक फौजी दस्ते के साथ शाम से समीसात पहुंच जाए। नतीजतन फर्रुख शाह अपने 2000 मुंतखब शाह सवारों के साथ मौजूद था। उस नौजवान मुजाहिद सालार को देखकर मौसल, हल्ब और अल जजीरा के मुसलमान सिपाही बहुत पेचो ताब खा रहे थे, क्योंकि फर्रुख शाह ने उन्हें कई मार्कों में शिकस्ते फाश से दो चार किया था और अब बड़े जाहो जलाल के साथ शाम पर हुकूमत कर रहा था। फर्रुख शाह से सलीबी सिपाही भी खुश नहीं थे, क्योंकि उसी नौजवान सालार ने कई जंगों में ईसाइयों को भी मैदान से फरार होने पर मजबूर कर दिया था। मगर फर्रुख शाह हरीफों के जज्बात से बेनियाज अपना परचम बुलंद किए उस इमारत के करीब खड़ा था जहां कुछ देर बाद खसूसी इजलास शुरू होने वाला था। कोनिया का सुल्तान, तराबलस का हाकिम एडम, मोसल का हुक्मरान इज़ोद्दीन मसूद और शाह आर्मीनिया समीसात पहुंचकर उस खूबसूरत इमारत में दाखिल हो चुके थे जिसे आज बतौर खास बिल्कुल नए अंदाज से सजाया गया था। जब ये तमाम ईसाई और मुसलमान हाकिम इमारत के करीब पहुंचे थे तो तमाम सिपाहियों ने मिलकर इंतहाई पुरजोश अंदाज में नारे लगाए थे। मगर जब वाली शाम फर्रुख शाह यहां पहुंचा था तो किसी नारे की सदा बुलंद नहीं हुई थी। यह मंजर देखकर फर्रुख शाह को शदीद सदमा पहुंचा था कि इस्लामी रियासतों के सिपाही सलीबी फौजियों के साथ खड़े थे और ईसाई हुक्मरानों की सलामती के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कुछ देर तक फर्रुख शाह अपने घोड़े की पुश्त पर सवार ये तकलीफ दे मंजर देखता रहा। फिर उसने पूरी ताकत से अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया। अपने सालार के नारे के जवाब में शाम के 2000 सिपाहियों ने भी अपने अल्लाह की किबरियाई बयान की। सलीबी तो नारा तकबीर से हमेशा खौफजदा रहते ही थे, क्योंकि ईसाई जंगी माहिरीन की राय के मुताबिक ये नारा सुनकर तो मुर्दा मुसलमान सिपाही भी दोबारा जी उठते थे। मगर सबसे ज्यादा अफसोस का मकाम यह था कि मौसल, हल्ब, अल जजीरा और कुनिया के मुसलमान सिपाही भी फर्रुख शाह और शामी शाह सवारों का ये नारा सुनकर खुश नहीं हुए थे। शायद उसकी वजह यह हो कि तमाम इस्लामी रियासतों के हुक्मरानों ने सलाहुद्दीन अयूबी से शिकस्त खाई थी, जो अभी तक इजलास में शिरकत करने के लिए समीसात नहीं पहुंचा था। फिर वो मर्द मुजाहिद आया और बड़ी शान से आया। सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे से गरूर और तकब्बुर की बजाय गैर मामूली संजीदगी, तहम्मुल और वकार झलक रहा था।
والی مصر کے ہمراہ اس کا چھوٹا بھائی ملک عادل اور 1000 کے قریب جانباز سپاہی تھے۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا نمودار ہوا، فروخ شاہ اور شامی سپاہیوں نے دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مصری سپاہیوں نے بھی شامیوں کی تقلید کی اور کچھ دیر تک سمیسات کی فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتی رہی۔ یہ آوازیں اس قدر تیز تھی کہ عمارت کے اندر موجود عیسائی اور مسلمان حکمرانوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی آ پہنچا ہے۔ پھر جیسے ہی والی مصر گھوڑے سے اترا، ملک عادل، فروخ شاہ اور دیگر جانبازوں نے اسے اپنے نرگے میں لے لیا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی اس طویل و عریض حال کے دروازے میں داخل ہوا تو اجلاس میں شریک ہونے والے تمام حکمران احتراماً اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ احترام کا یہ مظاہرہ سراسر رسمی اور جبری تھا، لیکن ایسا کرنے پر وہ سب کے سب مجبور تھے، کیونکہ یہ خصوصی اجلاس والی مصر کی شرائط پر منعقد ہو رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے خوش دلی کے ساتھ اجلاس کے شرکاء سے فردن مصافحہ کیا۔ جب اس نے والی موصل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عز الدین مسعود نے بڑی ناگواری کے ساتھ اپنے ہاتھ کو حرکت دی۔ اسے ایک غلام زادے سے مصافحہ کرتے ہوئے شدید ذلت کا احساس ہو رہا تھا، مگر یہ کیسی عجیب گردش وقت تھی کہ والی موصل یہ ذلت گوارا کرنے پر مجبور تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے عز الدین مسعود کے چہرے سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ کر لیا تھا۔ پھر بھی والی مصر نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے با آواز بلند کہا، میں اب بھی آپ کا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ میرے محسن کے بھتیجے ہیں۔ عز الدین مسعود صلاح الدین ایوبی سے اس قدر نفرت اور حسد کرتا تھا کہ اس نے صورتحال کی نزاکت کا احساس بھی نہیں کیا اور نہایت تند و تیز لہجے میں بولا، تمہیں میرا احترام کرنے کی ضرورت نہیں، میں اول و آخر قابل احترام ہوں۔ تم جس کام کے لیے یہاں آئے ہو اسے جلد از جلد انجام دو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ صلاح الدین ایوبی نے والی موصل عز الدین مسعود کے اس تحقیر آمیز سلوک کو بڑی مشکل سے برداشت کیا اور ضبط و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ پھر بھی اس نے حاکم طرابلس ایڈم اور شاہ آرمینیا روپن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے مجھے آپ جیسے معزز حضرات کی طرف سے کئی دعوت نامے موصول ہوئے تھے، اس کے بعد میں سمیسات پہنچا ہوں۔ پھر بھی اگر شرکائے اجلاس کی نظر میں میری حیثیت بن بلائے مہمان جیسی ہے تو میں کوئی شکایت کیے بغیر ترتوسا واپس جا رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر اجلاس میں موجود تمام حکمران اور سیاسی نمائندے گھبرا گئے۔ والی موصل عز الدین مسعود کی بدتمیزی نے اجلاس کی ساری فضا ہی مقدر کر دی تھی۔ شاہ آرمینیا روپن انتہائی معذرت خواہانہ لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا، آپ کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ اگر چلے گئے تو پھر اس اجلاس کی صدارت کون کرے گا؟ یہ کہہ کر شاہ آرمینیا روپن مڑا اور والی موصل سے مخاطب ہوا، عز الدین کیا آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں؟ شاہ آرمینیا کا لہجہ تلخ بھی تھا اور تیز بھی۔ اگر تم موصل واپس جانا چاہتے ہو تو اسی وقت چلے جاؤ، مگر خدا کے لیے امن کی اس فضا کو برباد نہ کرو جسے سازگار بنانے کے لیے ہم نے کئی ماہ تک شب و روز محنت کی ہے۔ والی موصل واپس کیسے جاتا؟ وہ بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے مجبور تھا۔ اسے پہلے ہی صلاح الدین ایوبی کی طرف سے بے شمار اندیشے اور خطرات لاحق تھے۔ اس طرف سے وہ پرسکون نیند سو بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں کسی دن والی مصر دمشق کی طرح موصل پر بھی قبضہ نہ کر لے۔ انہی وسوسوں سے نجات پانے کے لیے عز الدین مسعود سمیسات آیا تھا، مگر یہ اس کا خاندانی غرور اور جنون ہی تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو اتنے قریب پا کر بدحواس ہو گیا اور شرکائے اجلاس کے سامنے اپنی خاندانی برتری دکھانے کے لیے گستاخانہ لہجے میں والی مصر سے مخاطب ہوا۔ بالآخر شاہ آرمینیا روپن اور حاکم طرابلس ایڈم کے اصرار پر عز الدین مسعود کو صلاح الدین ایوبی سے اپنے جارحانہ رویے کی معذرت کرنی پڑی۔ والی موصل 2 بار میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی کے مقابل ہوا تھا اور ذلت آمیز شکست کے بعد اسے فرار ہونا پڑا تھا، مگر آج کی شکست بڑی ہی شرمناک تھی کہ عز الدین مسعود کو کئی طاقتور حکمرانوں کے سامنے والی مصر سے معافی مانگنی پڑی تھی۔ سمیسات میں منعقد ہونے والے اس خصوصی اجلاس کا اہتمام اس طرح کیا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی میز کمرے کے وسط میں رکھی گئی تھی اور اس کے چاروں طرف انتہائی قیمتی لکڑی سے بنی ہوئی کرسیاں بچھائی گئی تھی جن سے امیرانہ شان ظاہر ہوتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی کرسی میز کے ایک سرے کے درمیان میں تھی، جس پر بیٹھنے کے بعد بیک وقت تمام حاضرین مجلس پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ والی موصل عز الدین مسعود کی جارحانہ گفتگو سے پیدا ہونے والی تلخی کو مٹانے کے لیے شاہ آرمینیا روپن اور حاکم طرابلس ایڈم صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔
پھر جب والی مصر کرسی صدارت پر بیٹھ گیا تو شاہ آرمینیا اور حاکم طرابلس بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اجلاس کا آغاز صلاح الدین ایوبی نے چند آیات قرآنی سے کیا جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کا اظہار ہوتا تھا۔ ان مخصوص آیات مقدسہ کی تلاوت سے والی مصر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ عیسائی حکمرانوں تک اسلام کی صلح پسندی اور رواداری کا پیغام پہنچا سکے۔ اس دوران میں وسیع و عریض حال کے در و دیوار پر گہرا سناٹا طاری تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی یکایک اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ والی مصر کے اس طرز عمل سے تمام حاضرین مجلس حیرت زدہ تھے۔ پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے پیراہن کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تمام شرکائے اجلاس کی نظریں والی مصر کے ہاتھ پر مرکوز تھی۔ پھر جب صلاح الدین کا ہاتھ پیراہن کی جیب سے باہر آیا تو اس کی انگلیوں میں کاغذ کے کچھ ٹکڑے دبے ہوئے تھے۔ والی مصر نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کھڑے کھڑے شرکائے اجلاس سے مخاطب ہوا۔ یہ اس صلح نامے کے ٹکڑے ہیں جو شاہ یروشلم ریمنڈ کی طرف سے مصر بھیجے گئے۔ آپ حضرات گواہ رہیں کہ سلامتی کی اس دستاویز کو میں نے چاک نہیں کیا ہے۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین ایوبی کی آواز بلند ہو گئی تھی اور اس کے لہجے سے جلال ایمانی جھلکنے لگا تھا۔ ترتوسا پر قبضہ میری ہوس ملک گیری یا توسیع پسندی کا حصہ نہیں۔ میں تو شاہ یروشلم کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اہل ایمان نے کسی کمزوری یا مجبوری کے سبب صلح اور امن و آشتی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ یہ تو صحیح العقیدہ مسلمانوں کی فطرت ہے کہ وہ فتنہ و شر سے اس وقت تک گریز کرتے ہیں جب تک ان پر جنگ مسلط نہیں کر دی جاتی۔ اتنا کہہ کر صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ والی مصر کے بیٹھتے ہی شاہ یروشلم ریمنڈ کا نمائندہ خاص کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سنہری جلد کی ایک کتاب نما دستاویز تھی۔ یہ دستاویز دراصل وہ معذرت نامہ تھا جو ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی کے نام تحریر کیا تھا۔ میں نگران شاہ یروشلم ریمنڈ والی مصر صلاح الدین ایوبی سے شرمندہ ہوں کہ میری ایک اضطراری حرکت سے صلح نامے کی دستاویز کو نقصان پہنچا اور میں معاہدہ شکنی کا مرتکب ہوا۔ مجھے امید ہے کہ والی مصر میری اس معذرت کو قبول کریں گے اور اپنے دل و دماغ سے غلط فہمیوں کے گرد و غبار کو دھو ڈالیں گے۔ شاہ یروشلم ریمنڈ کے اس معذرت نامے کو پڑھے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسرت آمیز فاتحانہ رنگ ابھر آیا۔ پھر اس نے یروشلم کے نمائندہ خاص سے سونے کی جلد میں لپٹا ہوا معذرت نامہ لے لیا اور اس کے اندر گزشتہ صلح نامے کے ٹکڑے رکھتے ہوئے اجلاس کے شرکاء سے مخاطب ہو کر بولا، میں جانتا ہوں کہ شاہ یروشلم کو جب بھی موقع ملے گا وہ اپنے سارے عہد و پیمان بھول جائیں گے، اس لیے میں ان کی تحریر کو اپنے پاس محفوظ کر رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر شاہ آرمینیا رہوپن، حاکم طرابلس، ریمنڈ اور یروشلم کے نمائندے کے چہرے اتر گئے۔ والی مصر نے بڑے شائستہ اور مہذب الفاظ میں عیسائی حکمرانوں کو وعدہ فراموش اور عہد شکن قرار دے دیا تھا، مگر وہ سب کے سب اس وقت شدید حالت جبر میں تھے اور صلاح الدین ایوبی کی ہر تانا زنی سننے کے لیے تیار تھے، اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ برسر اجلاس اٹھ کر والی مصر کی کسی بھی بات کی نفی کر سکے۔ بالآخر شاہ آرمینیا نے اپنی نشست سے اٹھ کر نئے صلح نامے کی دستاویز صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کی۔ معاہدے کی ساری شرائط پہلے ہی سفارتی مذاکرات کے ذریعے طے ہو چکی تھی۔ اس دستاویز میں انہیں صرف تحریری شکل دی گئی تھی۔ یہ صلح نامہ صرف 2 سال کی مدت کے لیے تھا۔ تمام فریقین نے حلف کے انداز میں یہ اقرار کیا تھا کہ ان 2 سالوں کے دوران مکمل امن و امان کی فضا کو بحال رکھا جائے گا۔ اس معاہدے میں یروشلم، طرابلس اور آرمینیا کے ساتھ کونیا کے سلطان، حلب، موصل، الجزیرہ، مریدین، اربل اور کیفا کے شہزادے بھی شامل تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دیر تک دستاویز کے ایک ایک لفظ کو باغور پڑھا اور پھر شاہ آرمینیا رہوپن سے مخاطب ہوا۔ اس معاہدے میں فرینکس کے سالار آئرس کی رہائی کا ذکر تو موجود ہے، مگر اس رقم کا کوئی حوالہ نہیں جو آپ حضرات کو ادا کرنا ہے۔ والی مصر کا اعتراض سن کر ایک بار پھر شرکائے اجلاس کے چہرے اتر گئے۔ شاہ آرمینیا رہوپن جو اس معاہدے میں پیش تھا، اس نے فوراً ہی اپنی خجالت مٹانے کے لیے کہا، رقم کی ادائیگی اپنی جگہ ہے، مگر کچھ سیاسی مجبوریوں کے تحت معاہدے میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ والی مصر ہماری ان مجبوریوں کو سمجھ جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کچھ دیر تک شاہ آرمینیا رہوپن کے الفاظ پر غور کرتا رہا، پھر انتہائی باوقار لہجے میں بولا، معاہدہ زبانی ہو یا تحریری، صاحبان کردار کے نزدیک دونوں صورتیں یکساں ہیں۔
बहरहाल मैं शर्त पूरी होने के बाद सालार आयरस को रिहा कर दूंगा। यरूशलेम, तराबलस और आर्मीनिया के ईसाई हुक्मरानों ने मिलकर यह तय किया था कि मुआहिदे की दस्तावेज में रकम की अदायगी का जिक्र ना किया जाए, क्योंकि इस तरह यह बात ज़ब्ते तहरीर में आ जाएगी और फिर हमेशा के लिए एक मिसाल बनकर रह जाएगी कि सलीबियों ने मुसलमानों से दबकर सुलह की थी, बल्कि उन्हें तावाने जंग भी अदा किया था। शाह आर्मीनिया रहोपन की ज़बानी यकीन दहानी के बाद वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले उस 2 साला मुआहिदा अमन पर अपनी मोहर सब्त की। उसके बाद एक एक करके तमाम शुरकाए इजलास ने दस्तावेज पर दस्तखत किए। फिर जब ये दस्तावेज गर्दिश करती हुई वाली मौसल इज़्ज़ुद्दीन मसूद के सामने पहुंची तो उसने इस कदर नागवारी के साथ मुआहिदे पर अपनी मोहर सब्त की कि जैसे वो दुनिया का बदतरीन काम अंजाम दे रहा हो। इज़्ज़ुद्दीन मसूद के करीब ही हल्ब का नुमाइंदा खास बैठा था। जब उसने दस्तावेज पर हल्ब की मोहर सब्त करनी चाही तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बाआवाज़े बुलंद उसे मुखातिब करते हुए कहा, इस इजलास में सुल्तान मुअज़्ज़म की गैर मौजूदगी जाहिर कर रही है कि खुदा न खास्ता वाली हल्ब की तबीयत कुछ नासाज है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के लहजे से फिक्र और तशवीश का इजहार हो रहा था। वाली मिस्र की बात सुनकर हल्ब का नुमाइंदा खास मोहर लगाते लगाते रुक गया और उसने वाली मिस्र के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुमने ठीक ही अंदाजा किया, वाक़तन सुल्तान मुअज़्ज़म की तबीयत नासाज है, वरना वो बनफ्से नफीस इस अहम तरीन इजलास में ज़रूर शिरकत करते। हल्ब के नुमाइंदा खास का लहजा इंतहाई रस्मी और खुश्क था। उसने जानबूझकर झूठ बोला था। सुल्तान मलिक सालेह कसदन समिसात नहीं आया था कि वो किसी ऐसे इजलास में शरीक हो ही नहीं सकता था कि जिसकी सदारत उसका गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी कर रहा हो। इसलिए सुल्तान मलिक सालेह ने बड़ी होशियारी से खुद को बीमार जाहिर करके अपना दामन बचा लिया था। हल्ब के नुमाइंदा खास की ज़बानी सुल्तान मलिक सालेह की अलालत की खबर सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उदास हो गया और उसने निहायत पुरसोज लहजे में हल्ब के नुमाइंदा खास से कहा, जब तुम वापस जाओ तो सुल्तान मुअज़्ज़म के हजूर में बसद शौको नियाज मेरा सलाम अर्ज करना और कहना कि ये खादिम उनकी सेहत और इकबाल मंदी के लिए दिन रात दुआएं करता है। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की एहसान शनासी का वाज़े सबूत था कि उसने इजलास में शरीक कई हुक्मरानों के सामने अपने खादिम होने का एतराफ़ किया था। अगर वो चाहता तो वाली मौसर और हल्ब के नुमाइंदा खास के साथ एक फातह की हैसियत से इंतहाई जारहाना सलूक करता और सियासी एतबार से उसका ये तर्ज अमल जायज़ व मुनासिब करार दिया जाता, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन महमूद के हवाले से उसे ख़ानदान जंगी के एक एक फ़र्द से निहायत मोहब्बत व अकीदत थी और उसने समिसात के उस अहम तरीन इजलास में बड़ी फराख दिली के साथ अपने जज्बात का इजहार भी कर दिया था। अगर इज़्ज़ुद्दीन मसूद और हल्ब के नुमाइंदा खास को ज़रा भी एहसास होता तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस तर्ज अमल की दिल से कदर करते, क्योंकि सियासी अकीदे के मुताबिक कोई फातह अपने माजी का हवाला नहीं देता और ख़ुद को अलल ऐलान किसी शख्स का खादिम नहीं कहता, मगर ख़ानदान जंगी का हर छोटा बड़ा फ़र्द सलाहुद्दीन अय्यूबी को गासिब और जालिम करार देकर उसकी तहकीर और जिल्लत में कोई कसर उठा नहीं रखता था। और आज समिसात के इजलास में भी कई बार उसके मुजाहिरे किए गए थे। दस्तावेज मुकम्मल हो जाने के बाद उसकी एक एक नकल फरीकैन में तकसीम कर दी गई। इजलास की इख्तितामी तकरीर करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी नशिस्त से खड़े होकर हाजरीन को मुखातिब किया, मैं हक़ के ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसके करम से उसी की ज़मीन के एक मखसूस इलाके पर अमन कायम हो गया। अब यह हम नाशुक्रगुजार इंसानों पर मुनहसर हैं कि इस अमन को कितनी देर तक कायम रखते हैं। मैं एक मुसलमान की हैसियत से तमाम शुरकाए इजलास को यकीन दिलाता हूँ कि मुआहिदा शिकनी का आगाज मेरी तरफ से नहीं होगा। ये कहकर वाली मिस्र चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और शुरकाए इजलास के चेहरों का बगौर जायजा लेने लगा। फिर मुख्तसर से वक्फा सकूत के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मेरे पास ऐसी कई मुसद्दका इतलात मौजूद हैं कि ईसाई रियासतों में मुसलमान अक़लियतों को किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। ये कहते कहते वाली मिस्र की आवाज़ से शदीद अजियत व कर्ब झलकने लगा था। मुझे तो यहाँ तक बताया गया है कि उन इलाकों में मेरे हम मजहबों की हैसियत जानवरों से भी कम है। अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि हाकिम तराबलस एडम मुश्तइल होकर अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया। वाली मिस्र को दी जाने वाली सारी इतलात मन घड़त अफसाने और बेबुनियाद दास्ताने हैं। एडम का ये तर्ज गुफ्तगू देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के जज्बात भी बेकाबू होने लगे, मगर उसने बेमिसाल ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अपने लहजे को बिगड़ने नहीं दिया।
हाकिम तराबलस ये बात उस शख्स से कह रहे हैं जिसने तरतूसा में उन सितम रसीदा मुसलमानों को अपनी आंखों से देखा है जो फ्रैंक्स के हैवानी तशद्दुद का शिकार हुए। मैं शाह आर्मीनिया और यरूशलेम के नुमाइंदा खास को दावत देता हूं कि वो तरतूसा तशरीफ लाएं और बाचश्मे खुद उन दर्दनाक मनाजिर का मुशाहिदा करें जिन्हें देखकर शायद हैवान भी रो पड़ें। अगर आप खुद नहीं आ सकते तो अपने नुमाइंदों को तरतूसा भेज दें, मगर ऐसे नुमाइंदे जो रिवायती झूठे ना हो बल्कि सच बोलने की जुर्रत भी रखते हों। तरतूसा के मुसलमानों की इज्जत व आबरू के आबगीनों को तोड़ने के बाद उनकी मस्जिदें भी ढा दी गई हैं और ये सारे कारनामे उस मर्द शुजा सालार आयरस ने अंजाम दिए हैं जो आजकल मेरी कैद में है और जिसे छुड़ाने के लिए आप सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक एक लफ्ज से दिल का दर्द झलक रहा था। अगर कोई दूसरा मौका होता तो वो ईसाई रियासतों में बसने वाले मुसलमानों की हालत जार बयान करते हुए रो पड़ता। इजलास में मौजूद ईसाई हुक्मरानों के पास सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस सूरत हाल को बदलने के लिए शाह आर्मीनिया रहूपन तेजी के साथ अपनी नशिस्त से उठा और आजिजाना लहजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुखातिब हुआ। हम सब मिलकर अमनो सुकून की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, इसलिए वाली मिस्र को भी चाहिए कि वो भी माजी की तलखियों को फरामोश कर दें। शाह आर्मीनिया की दरखास्त के दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना जाविया तब्दील नहीं किया। वो मुसलसल हाकिम तराबलस एडम की तरफ देखे जा रहा था। जब शाह रहूपन खामोश हो गया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतहाई सख्त लहजे में एडम से मुखातिब हुआ। हाकिम तराबलस, आपने मुझे बहुत मायूस किया। मैं अब तक इन तलखियों को भुला देने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास शाह आर्मीनिया के सवाल का एक ही जवाब है कि मैं आखिरी बार इन दर्दनाक वाकयात को फरामोश करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आइंदा ये सूरत हाल पैदा की गई और मेरे वापस जाने के बाद तरतूसा के किसी मुसलमान को सताया गया तो सबसे पहले पूरे तराबलस को आग लगाऊंगा और उसके बाद मेरा जज्बाती रद्द अमल क्या होगा मैं उसके बारे में खुद भी नहीं जानता। फिर वाली मिस्र ने रस्मी तौर पर तमाम शुरकाए इजलास से हाथ मिलाया और तेजी के साथ हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाकी रियासतों के हुक्मरान अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े रहे। बस शाह आर्मीनिया रहूपन रुखसती आदाब निभाने के लिए वाली मिस्र के साथ साथ हाल से बाहर आया और उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े की पुश्त पर सवार नहीं हो गया। एक बार फिर समीसात की फिजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतहाई शानदार कामयाबी के साथ तरतूसा की तरफ वापस जा रहा था। उसने अपने भांजे फरुख शाह को हिदायत की थी कि वो बर्क रफ्तारी के साथ अपने सिपाही लेकर वापस शाम चला जाए।